your next chapter, and your chapter 10 name is here reaching the age of adolescence. adolescence से मीन है किशोर अवस्था यानी टीनेज, जो कि अभी तुम बच्चों की आने वाली है. सो उस एज की ओर जब हम जाते हैं तो कौन कौन से चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं और क्या चीज़ें, क्या प्रॉब्लम्स हम अपनी इस लाइफ में, इस एज में फेस करते हैं, उन सब को हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. सो इसका डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे कि कौन से डेफिनेशन इसका जो अडल्ट है उसका डेफिनेशन क्या है, कौन से चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में. प्यूबर्टी से मीन है जब किशोर अवस्था का प्रारंभ होता है, जब हमारी टीनेज शुरू होती है, तो उस समय हमारी बॉडी में कौन से चेंजेस आते हैं. बेटा बहुत से चेंजेस आते हैं, लाइक हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है, हमारी बॉडी का शेप चेंज होता है, हमारी वॉइस चेंज होती है, ओके वो हमारे सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है. तो इस तरह से बहुत से चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी में इस एज में होती हैं. नेक्स्ट वन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये भी इसी में इंक्लूड है कि कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में डेवलप होंगे इन दिस टीन एज. एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर हार्मोन्स. हार्मोन्स को वी विल डिवाइड दिस हार्मोन्स इन टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज सेक्स हार्मोन्स एंड सेकेंड वन इज अदर हार्मोन्स. बेटा सेक्स हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं. ओके सो जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल जो सेक्स ऑर्गन है उसके थ्रू सीक्रेट होता है, एंड एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल जो ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू सीक्रेट होते हैं. नेक्स्ट वन यू विल सी हियर अदर हार्मोन्स. अदर हार्मोन्स यानी हमारी बॉडी में और भी बहुत से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, लाइक एजीएच हार्मोन है यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. ये हार्मोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है. थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होगा. एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होगा. सो इन सब को भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन टॉपिक इज हेयर क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स का हिंदी मीन होता है बेटा गुणसूत्र, जो कि हमारी बॉडी में या हमारे हम बात करें कि एक बहुत सेल्स के इनसाइड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है, एंड ये प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस में क्रोमेटिन की फॉर्म में, और बाद में ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में. क्रोमोसोम्स को हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में. फर्स्ट वन ऑटोसोम्स एंड सेकेंड वन इज एलोसोम्स. ओके क्रोमोसोम्स जो हैं ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होते हैं बेटा. 23 पेयर्स होते हैं ये, यानी टोटल हम कह सकते हैं कि 46 होते हैं. ओके 46 होते हैं. सो 22 इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, एंड 1 पेयर जो है वो एलोसोम्स होते हैं. एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं. ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स. सो यू मे सी प्रॉपर्ली. So 1 pair is of sex chromosomes and 22 pairs of autosomes. Autosomes को बोलते हैं समजात गुणसूत्र, यानी वो क्रोमोसोम्स जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होते हैं. यानी हमारे 22 पेयर्स जो है मेल एंड फीमेल दोनों में सेम है, बट हमारा जो एक क्रोमोसोम पेयर है वो मेल एंड फीमेल दोनों में डिफरेंट होता है. अगर हम बात करते हैं मेल की, दैट इज़ अ मेल. सो मेल में होंगे ये एक्स और वाई, एंड जब हम बात करेंगे फीमेल्स की, सो फीमेल में ही होते हैं एक्स और एक्स. ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. सो इसको हम बाद में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन चैप्टर यू विल सी हेयर 11 चैप्टर, एंड 11 चैप्टर इज हेयर फोर्स एंड प्रेशर. सो फोर्स एंड प्रेशर की डेफिनेशन, उनके टाइप्स,
बेटा फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? पुल एंड पुश, ठीक है, किसी चीज़ को खींचना और किसी चीज़ को धक्का देना, दैट इज पुल एंड पुश, सो दैट इज फोर्स। ओके, एंड देयर टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स कौन से होंगे? जब कोई चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है, एक दूसरे के पास आ जाती है और तब फोर्स वो अप्लाई करती हैं, उनको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज मस्क्यूलर एंड सेकेंड वन इज फ्रिक्शन। बेटा मस्क्यूलर फोर्स क्या होता है? जब हम मस्क्यूलर मतलब अपनी जो मसल्स हैं उनका यूज़ करके, तो मसल्स का यूज़ करके जब हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे होते हैं, तो वो कैसा है? कांटेक्ट फोर्स हो गया ना, क्योंकि हम किसी चीज़ को टच करके तो फोर्स लगा रहे होते हैं, तो दैट इज मस्क्यूलर फोर्स। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मीन होता है घर्षण। घर्षण क्या होता है? जब हम किसी सरफेस पर रब करते हैं, चल रहे होते हैं और रबिंग की प्रोसेस हो रही होती है, तो दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन में भी क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है ना, तो दैट इज कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट यू विल सी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नेम से ही हमें समझ आ रहा है कि वो फोर्स जिनमें क्या नहीं होता? कांटेक्ट नहीं होता, वो एक दूसरे के टच में नहीं आते, तो उनको हम बोलेंगे, वी विल कॉल देम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट की हेल्प से हम जो फोर्स लगाते हैं, तो उसमें कांटेक्ट में आना ज़रूरी नहीं है। अगर इफ़ यू रिमेंबर इन मे बी 6th क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द क्रेन, कि क्रेन पर मैग्नेट को लगा करके और कैसे गार्बेज के ऊपर से उसको घुमाया जाता है, एंड जो गार्बेज में आयरन पीसीज होते हैं उनको वो इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो वो कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, ऊपर से ही वो जा रही होती है और ऊपर से ही वो अपना फोर्स उनके ऊपर अप्लाई कर रही होती है, तो दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें क्या होता है? कोई भी एक बॉडी है उसको चार्ज किया जाता है और वो चार्ज्ड बॉडी क्या करती है? अनचार्ज्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो एक फोर्स अप्लाई करती है उन सब चीज़ों पर जो कि ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, तो दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये सारे फोर्स हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यू विल सी चैप्टर 12 एंड दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आई टोल्ड यू फर्स्टली घर्षण होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम फ्रिक्शन के अंदर हम कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे? फर्स्ट वन इज यूजेस, सेकेंड वन इज हार्म्स एंड देयर टाइप्स। ओके, फ्रिक्शन के बेटा यूज़ भी होते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम सरफेस पर इजीली मूव नहीं कर पाते। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम मैच स्टिक को बर्न नहीं कर पाते, और फ्रिक्शन नहीं होता तो हम जो नेल है उसको वॉल में इजीली इंसर्ट नहीं कर पाते। तो फ्रिक्शन ज़रूरी भी है बट हार्मफुल भी है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी मशीनरी है उसके पार्ट्स जो होते हैं वो रबिंग की प्रोसेस के थ्रू घिसने की वजह से वीक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो वो हार्मफुल भी है। ठीक है, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ्रिक्शन की वजह से हार्मफुल होती हैं। नेक्स्ट यू विल सी देयर फ्रिक्शंस टाइप्स। सो फ्रिक्शंस टाइप्स ऑल्सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। आर यू गेटिंग बोर्ड? But you have to listen, okay? I will try to finish very soon. Next one you will see chapter 13, that is sound. So sound also a good chapter. We have to study in this their production से mean है sound बनता कैसे है। साउंड के बनने की भी तो वजह होगी ना, कि ऐसे तो थोड़ी है कि साउंड अपने आप ही बन जाता है। कोई चीज़ टकराती है, कोई चीज़ गिरती है, तो उसकी वजह से साउंड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो साउंड के प्रोडक्शन को हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट उसका जो मीडियम है बेटा, मीडियम कोई चीज़ अगर ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसका मीडियम भी होना ज़रूरी है। और साउंड के मीडियम के लिए क्या ज़रूरी है? एयर ज़रूरी है। अगर एयर नहीं होगी तो साउंड ट्रांसफ़र नहीं होगा।
मैंने तुम्हें बताया था क्लास में कि अगर हम किसी रूम को बिल्कुल वैक्यूम कर दें, खाली कर दें, हवा वहाँ पे बिल्कुल भी ना हो, तो अगर दो स्टूडेंट भी उस क्लास में हैं और वो बहुत लाउडली चिल्ला रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, तो भी वो एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते, बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ साउंड। ओके, सो उसके लिए मीडियम भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन टॉपिक यू विल सी हियर, ह्यूमन ईयर। सो उसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोग सुन पाते हैं, हमारे ईयर में कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसकी वजह से हम साउंड को इजीली सुन पाते हैं, उसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन, साउंड के टाइप्स हम देखेंगे। साउंड के टाइप्स हैं यहाँ दो। फर्स्ट वन इज ऑडिएबल साउंड्स एंड सेकेंड वन इज इनऑडिएबल साउंड्स। बेटा ऑडिएबल साउंड्स वे साउंड्स होते हैं जो हम आसानी से सुन सकते हैं, और ये जो साउंड्स होते हैं वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच के होते हैं। नेक्स्ट वन, इनऑडिएबल साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जो कि लेस देन होते हैं 20 हर्ट्ज से, यानी 20 हर्ट्ज से कम के जो साउंड्स होते हैं उनको हम नहीं सुन पाते हैं। सो ये दो टाइप के साउंड्स हैं। वी विल स्टडी दीज टू टाइप्स ऑफ साउंड इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट वन, नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन कौन सा होगा? जब साउंड इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो हमें इरिटेट करने लग जाए, परेशान करे, हमारे कंसंट्रेशन को जो है किसी चीज़ पर हम कंसंट्रेट ना कर पाएँ, इजीली स्टडी ना कर पाएँ, तो उस समय का जो साउंड होता है उसको हम बोलते हैं नॉइस पॉल्यूशन। सो नॉइस पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसके हार्म्स क्या क्या होते हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे कि हाइपरटेंशन हो जाता है। जो लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा साउंड होता है, लाइक जो है ट्रेन बार बार आ रही हैं, जा रही हैं, तो बहुत साउंड वहाँ पे होता है, तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है, और स्ट्रेस में वो लोग रहते हैं और स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे हार्म्स जो हैं नॉइस पॉल्यूशन के होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज हियर, चैप्टर 14। So chapter 14 is here, chemical effects of electric current. इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट क्या है? सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी वन टॉपिक इज हियर, लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। अगर आप ये सोचो कि कोई लिक्विड अपने अंदर से करंट को फ्लो कर सकता है, तो हाँ, बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देते हैं। लाइक लेमन जूस है। लेमन जूस में अगर आप कोई सर्किट, कोई वायर्स को ऐड कर एक सर्किट प्रिपेयर करते हो, तो इजीली वो सर्किट कंप्लीट होगा और आपका बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगा। दूसरा लिक्विड हम वाटर भी ले सकते हैं। अब देखो वाटर, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे केस आते हैं कि कोई जो इलेक्ट्रिक पोल होता है उसका वायर टूट करके और ज़मीन पे गिर गया, बरसात हुई, वहाँ पानी भरा हुआ था और वो वायर उस पानी के सोर्सेज में गिर गया और कोई बच्चा वहाँ से जा रहा था तो उसको वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाटर भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने दे सकता है। तो उन लिक्विड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन से लिक्विड हैं जो कि इजीली इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देंगे। नेक्स्ट वन यू विल सी देयर कंडक्टर। कंडक्टर हम जानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने अंदर से इजीली करंट को फ्लो होने देते हैं। तो कुछ पुअर कंडक्टर्स होते हैं, कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक अच्छा मेथड है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। टाइम इज़ नॉट हियर, 42 minutes completed, so I will try to complete it fast. Next we will see chapter 15. Chapter 15 some natural phenomenon. सो इसमें आप देखो, पहला जो टॉपिक है दैट इज़ लाइटिंग। लाइटिंग से मीन है
बिजली का चमकना, जब बरसात होती है तो आपने आसमान में बिजली को चमकते हुए देखा होगा और आप सोचते हो कि ये लाइटिंग बन कैसे रही है। ऐसा थोड़ी है कि भगवान जो है इलेक्ट्रिक शॉक आपको दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लाइटिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है? बिकॉज ऑफ चार्जेस। जब अर्थ के सरफेस के चार्जेस और क्लाउड्स के जो चार्जेस हैं वो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन की प्रोसेस होती है और वहाँ पर लाइटिंग की फॉर्मेशन होती है। तो उसका स्टोरी क्या है, कैसे लाइटिंग की फॉर्मेशन होती है, वो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। फिर सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं कि किसी पर जो है लाइट फॉल हो गई है, गिर गई है, या कोई लाइटिंग गिरने की वजह से बर्न हो गया है, ठीक है, कोई एनिमल उसकी वजह से मर गया है, तो उसके लिए सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी आउटर प्लेस पर हैं, कोई ऐसी जगह पे हैं और लाइटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं वहाँ पर। सो वो सेफ्टी हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ हेयर चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग में क्या है कि जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो वहाँ पर कुछ चार्जेस बन जाते हैं। जैसे हमने बहुत बार ये चीज़ की है कि हमने कॉम को अपने बालों पे रब किया, हेयर्स पे रब किया, ड्राई हेयर्स हैं तो हमने उसको रब किया और फिर स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर हमने रखे और जैसे हम अपना कॉम को उसके पास लेकर आते हैं तो वो क्या करता है, उन पेपर पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो ये हमने क्या किया, रबिंग के थ्रू चार्जेस वहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया। उसके बारे में भी हम यहाँ स्टडी करेंगे कि कैसे रबिंग की वजह से चार्जेस बनते हैं और वो चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। फर्स्टली हमें पता है कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। फिर उन चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है, कैसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो उनको भी हम स्टडी करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस, अब चार्ज ट्रांसफ़र भी होता है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो कैसे ट्रांसफ़र होता है उसको भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ हेयर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है एक हम कह सकते हैं कैलेमिटी है, नेचुरल कैलेमिटी है, बट उसकी कुछ रीजंस होते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है वो तो हमें पता है कि जब शेकिंग होती है और सरफेस की शेकिंग होती है, सो दैट इज़ अर्थक्वेक। कॉजेज़ भी हमें पता है कि किस वजह से अर्थक्वेक जो है वो बनता है। फिर उसमें प्रोटेक्शन क्या है, कैसे हम इस कैलेमिटीज़ के दौरान अपने आप को बचा सकते हैं, तो वो प्रोटेक्शन हम इसमें स्टडी करेंगे और ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम चैप्टर 15 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ चैप्टर 16। Chapter 16 is light. Okay, so in the chapter first topic is here laws of reflection. Reflection के जो लॉ हैं, नियम है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ कौन से लॉ होते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर या डिफ्यूज हम बोल सकते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, जब कोई सरफेस जो है ऐसा है, प्लेन सरफेस है, और जब कोई बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट वहाँ पे फॉल होती है, गिरती है, तो वो उससे स्ट्राइक होने के बाद, उस प्लेन सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद, ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई प्लेन सरफेस है और ये रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट है जो कि किसी प्लेन सरफेस पर गिर रही हैं। तो जैसे ही ये गिरती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये सेम एंगल से वापस लौट जाती हैं। सो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर हो रहा है ना, एक ही तो एक एंगल से आई और उसी एंगल में वापस लौट जाती हैं। बट जब हम बात करते हैं इरेगुलर की, तो इरेगुलर में जो सरफेस है वो भी रफ होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, कोई भी रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो अभी टकरा रही हैं और टकराने के बाद में डिफरेंट डायरेक्शंस में मुड़ जाती हैं। कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं होता है, किसी भी एंगल में ये मुड़ जाती हैं। सो दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट यू विल सी सनलाइट। सनलाइट वाइट कलर्ड होती है या फिर कलरफुल होती है, उसको हम देखेंगे। नॉर्मली हम जब सनलाइट को देखते हैं तो वो हमें वाइट कलर की लगती है, बट जब हम रेनबो को देखते हैं या फिर लाइट को जब हम प्रिज्म से निकालते हैं तो वो भी 7 कलर्स में डिवाइड होती है, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आई स्ट्रक्चर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट द आई स्ट्रक्चर, बट इसमें हम फिर से डिस्कस करेंगे कैसे हम आइज़ की केयर कर सकते हैं। अब आइज़
का जो केयर है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कैसे उसकी केयर कर सकते हैं, हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारी आइज़ को हार्म होता है। ज़्यादा हमें मोबाइल फ़ोन भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी आँखें जो हैं ख़राब हो सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर फोकस करें। नेक्स्ट यू विल सी देयर वन टॉपिक, लुइस ब्रेल। ये टॉपिक नहीं है, ये एक पर्सन का नेम है, लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल एक पर्सन था जो कि ब्लाइंड पर्सन था बेटा, जन्म से ये जो बंदा था, ये पर्सन जो था वो जन्म से अंधा था, और इसने बनाई थी ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम एक मेथड है जिसके थ्रू अंधे लोग जो हैं इजीली पढ़ सकते हैं, चीज़ों को टच करके वर्ड्स को समझ सकते हैं। Now you will see your chapter 17. Chapter 17 is stars and the solar system. So stars and solar system बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द मून, स्टार्स एंड अबाउट द कंस्टिलेशंस, इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम में जो हमारे सन, प्लैनेट्स आते हैं, अदर मेंबर्स आते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। सो मून कैसा है, मून का सरफेस कैसा है, उसको हम स्टडी करेंगे। स्टार्स जो हैं, लाइक हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सन है वो भी एक बड़ा स्टार है, तो उसको भी हम इसमें स्टडी करेंगे। और कंस्टेलेशन से मीन है बेटा ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, यानी जब बहुत सारे स्टार्स एक दूसरे के साथ ग्रुप बना करके और कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कंस्टेलेशंस। ओके, नाउ यू विल सी अबाउट द सन एंड प्लैनेट्स। सन और प्लैनेट्स के लिए जो कि सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं, उनको हम इसमें स्टडी करेंगे। अदर मेंबर्स ऑल्सो आर हियर, दैट इज़ एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मीटियर है, मीटियराइट्स हैं। ओके, सो दैट इज़ ग्रहिका। ग्रहिका क्या होते हैं, जो 76 ईयर्स में एक ही बार दिखते हैं, उनको हम ग्रहिका बोलते हैं। ओके, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। कॉमेट्स होते हैं धूमकेतु, धूमकेतु जिसके पीछे एक पूंछ होती है और बहुत ब्राइट होते हैं, सो दैट इज़ कॉमेट्स। मीटियर क्या होते हैं, मीटियर्स का मतलब होता है उल्का, जो हमारे स्पेस में बड़े बड़े चट्टाने हैं, उनके जो टुकड़े हैं वो स्पेस में घूम रहे हैं, उनको हम बोलते हैं मीटियर्स। और मीटेरोइड्स क्या होते मीटेराइट्स क्या होते हैं, जब कोई भी मीटियर हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हमारे अर्थ की सरफेस पर गिर जाता है। पहली बात तो ये है कि जल्दी से कोई मीटियर अर्थ पर आ ही नहीं पाता है, क्योंकि वो हमारी ग्रेविटी की एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से, एयर के फ्रिक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाता है। बट अगर कोई भी मीटियर अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाता है, तो कोई भी छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पार्ट भी पहुंच जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मीटियराइट। ओके, उल्का का पिंड। सो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यू विल सी चैप्टर 18, दैट इज़ पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सो पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर में फर्स्ट टॉपिक है आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन वी विल स्टडी इन दिस। एयर पॉल्यूशन के रीजंस क्या हैं, किस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, इफ़ेक्ट्स कौन से हैं। सो मेन इफ़ेक्ट है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, क्योंकि एयर पॉल्यूशन में क्या है, एयर कोई भी हार्मफुल एयर इंक्रीज़ हो रही है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज़ हो रही है, और हमें पता है कि जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाई इंक्रीज़ होगा, सो व्हाट विल बी देयर, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। एंड how we can reduce the air pollution, so these all things we will study in this chapter. Next one, water pollution. water pollution के भी reasons हम study करेंगे, उसके effects क्या होते हैं, और कैसे हम जो है polluted water को प्योर कर सकते हैं। प्योर करने का एक यहाँ पे एक मेथड है, that is water treatment plant. so water treatment plant को हम study करेंगे इस chapter में। So these all topics we will discuss here when I will taught you chapter 18. So now you understood what chapters are here and which topic we will study in these all chapters. Okay. So now your syllabus completed. From tomorrow we will start a chapter, and what will you do?
you have to make a notebook for this. It is not necessary if you not have any, if your notebook अभी नहीं है, परचेज नहीं कर सकते हो, there is no problem. आप एक नोटबुक लो. इफ़ यू हैव अ न्यू नोटबुक देन ओके, इफ़ यू नॉट हैव देन यू कैन टेक योर रफ नोटबुक and those chapters I will teach you from tomorrow. You have to write them in your notebook. अपनी नोटबुक में लिखना है बेटा उन सारी चीज़ों को. मैं बताती जाऊँगी कि कैसे लिखना है, कैसे हम उसको स्टार्ट करेंगे, कैसे टॉपिक्स लिखेंगे, कैसे हमें उनकी डेफिनेशंस लिखनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी. सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. You should be ready for this. Okay, bye and take care.